न्यूज 18 राजस्थान सटीक एनालाइज दे रहा है, आपको सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहा है। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता हैं, अरबाज बता रहे हैं हलचल तेज हो चुकी, कुछ ही देर में वित्त मंत्री दिया कुमारी पहुंचने वाली है और हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ गया है। स्क्रीन पर देख रहे होंगे अच्युत रावर, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि राजस्थान की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। स्वागत आपका। मेघा धानुका अर्थशास्त्री हैं और जाहिर तौर पर आज तो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा अर्थशास्त्र को समझना, इकोनॉमी को समझना, बजट को आसान शब्दों में आपसे ही हम समझेंगे। मेघा, आप बहुत स्वागत आपका, महिला भी हैं, तो जरा बताइए इस बार आप, चूंकि 20 लाख करोड़ की जीडीपी कही जा रही है राजस्थान की और यहां पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है या भूतपूर्व है, सपने जैसा है, लेकिन जाहिर तौर पर निवेश की दिशा क्या होगी यह भी आज बजट में तय होने वाला है। आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ बेहतर होना चाहिए बजट के अंदर राजस्थान को, उनकी इकोनॉमी, जीडीपी को देखते हुए, ताकि भारत का एक प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र बन पाए? हाँ मैम, आज अगर राजस्थान की इकोनॉमी की बात करें तो अभी हम 7वें नंबर पे इकोनॉमी बने हुए हैं और अगर हमें इंडिया की 7वें नंबर से आगे बढ़कर 3rd नंबर तक भी इसका हम भविष्य सोच सके तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। आपने कहा उद्योगपतियों के लिए क्या होगा, व्यवसायियों के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो हमारे एमओयूज हुए हैं उन एमओयूज को धरातल पे लाने की संभावना है और इसके अलावा जो भी हमारे व्यवसायी हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो 4 जातियां बताई गई है, किसान, गरीब, महिलाएं और हमारे युवा, तो इन चारों के अलावा हमें हमारे व्यापारियों को भी आगे लाना होगा क्योंकि उन्हीं का ही योगदान है हमारी जीएसडीपी रेशो के अंदर। क्योंकि अब हमारी जो बात हो रही है डेट टू जीएसडीपी रेशो पे हो रही है कि राजस्थान का अगर जीएसडीपी रेशो बढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी। इसके लिए एआई का इंटरवेंशन, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा खर्च और कैपेक्स के ऊपर हम कितना खर्च कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी ये सारी चीजें। ठीक है, वाकई मेघा अब देखने वाली बात होगी कि अब जब 11 बजे ऐलान किया जाएगा, घोषणाएं की जाएंगी, जो तो अलग अलग वर्गों ने उम्मीदें बांध रखी है वो कितनी उम्मीदें पूरी होती है। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान आशुतोष जी भी जुड़े हुए हैं, निमिषा गौड़ जी भी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी का पक्ष ये रखेंगे, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी का रुख कर लेती हूँ। आशुतोष जी, हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ की जो जीडीपी की बात कही जा रही है वो सिर्फ आंकड़ों का हेरफेर है। लगातार कल कांग्रेस की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई कि कुछ खास मिलने नहीं वाला है भजनलाल सरकार की तरफ से इस बजट में। तो आप इसे सियासत से इतर किस तरीके से देख रहे हैं कि वाकई इस बार चेंज राजस्थान हमें देखने को मिल पाएगा इस बार की बजट पेश होने के बाद? आशुतोष जी, देखिए मनु जी, कांग्रेस या मुख्य विपक्षी पार्टी है और ऐसे में वो सरकार के बजट आने से पहले आलोचना कर रही है, ये उनका स्वाभाविक जिम्मेदारी भी है, उनका दायित्व भी है और उनको इसका निर्वहन करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस साल जो शहरी निकाय के चुनाव हैं उन चुनावों को के मद्देनजर मैं देख पा रहा हूं कि कम से कम जिस तरह का बजट केंद्र में इस बार आया था कि आम जनता को बहुत ज्यादा उस बजट में कुछ दिखा नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में बजट पेश किया गया। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को शायद इस बार इस बजट में जो निकाय चुनाव हैं उनके मद्देनजर बहुत कुछ मिलने वाला है। सरकार जो लगातार बात करती है, एनर्जी की जो सरकार लगातार बात करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सरकार लगातार बात करती है, किसान की और युवाओं की, तो मुझे लगता है कि नौकरियों के बारे में तो आप चला ही रहे हैं खबर कि 1 लाख या 1.5 लाख नए लोगों को रोजगार देने की घोषणा हो सकती है। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि एक्सप्रेस वे बनाने के काम को सरकार एक बार फिर से गति देगी। मुझे लगता है कि शायद जयपुर को मेट्रो की एक नई लाइन और मिल सकती है या उसके लिए नई डीपीआर के लिए कम से कम प्रोसेस मिल सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एग्रीकल्चर में मैं बहुत कुछ देख पा रहा हूं। मुझे लगता है कि शायद भजनलाल सरकार इस चुनाव के मद्देनजर राजस्थान की जनता को एक ऐसा पिटारा देगी जिसमें से बहुत कुछ निकलने वाला है। हालांकि बहुत कम समय बचा है, कितना कुछ देती है। हालांकि बजट घाटे की पूर्ति के लिए, जिस तरह से पिछले 2 बजट राज्य सरकार ने पेश किए कि हम घाटे की को कम करना चाहते हैं, क्या इस बार भी बजट के घाटे को दिखा करके सरकार अपने पिटारे का मुख थोड़ा कम खोलती है या ज्यादा खोलती है? लेकिन मुझे लगता है कि चुनावों के मद्देनजर बिल्कुल ये चैलेंजेस भी जरूरी होते हैं, किस तरीके से वित्तीय घाटे को भी यहाँ पर बैलेंस किया जाए। निमिषा गौड़ भी हमारे साथ जुड़ी हुई। निमिषा, लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया ये तो आंकड़ों का मायाजाल है, बजट पहले ही देख लीजिए 27% सिर्फ धरातल पर उतरी है, कागजों तक आपकी योजनाएं सीमित रहती है। चिंता तो है ना, जो भी योजना है उनमें काफी हद तक जो अलग अलग विभागों के लिए एलोकेट किया जाता है बजट, वो 50% तो खर्च ही नहीं हो पाता। इस बार क्या उम्मीद करें निमिषा जी? राजस्थान में अर्थव्यवस्था के सुपरिणाम सामने आने लगे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वित्तीय अनुशासन, संसाधनों का कुशल प्रयोग
और आप देखिए विकासोन्मुखी खर्च के माध्यम से तस्वीर बदल गई है। राजस्थान के हमने पिछले बजट के 92% हमने वादे पूरे कर लिए हैं और संकल्प पत्र 2023 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी, उसके 72% धरातल पर उतरा है। उनके आंकड़े गलत हैं क्या? देखिए कांग्रेस के जो आंकड़े हैं एसी चैम्बर में बनाए जाते हैं और वहीं एसी चैम्बर में बैठ करके ये आकलन भी करते हैं। कांग्रेस जो है खुद 2 साल तक होटलों में कैद रही, 18 महीने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपने मकान में कैद रहे, वो स्टेटमेंट उन्होंने खुद दिया है। तो उस कांग्रेस को नहीं पता जन आकांक्षाओं के अनुरूप राजस्थान का चहुमुखी विकास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को विकास पुरुष की उपाधि दी है, अर्थात जिसके नेतृत्व में राजस्थान की चारों जातियों का विकास हो रहा है। युवाओं की बात करें तो भर्ती कैलेंडर जारी हुआ, 350 से अधिक भर्तियां बिना लीकेज की हुई, पेपर लीक के हुई, 1 लाख भर्तियां हो चुकी है, 1.5 लाख प्रक्रियाधीन है। महिलाओं की बात की जाए तो राजीविका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और शहरी क्षेत्र के अंदर महिलाओं की सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्र में चहुमुखी विकास, निमिषा जी देखिए, समृद्ध सरकार में राजस्थान जब की हम ओर रहते हैं तो राजस्थान ये की महिला जिम्मेदारी जा रही हमारी है। होती और है कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। लेकिन निमिषा जी, जैसे कि आशुतोष जी भी कह रहे हैं कि अब निकाय चुनाव भी आने वाले, तो क्या उससे जुड़ा हुआ ये माना जाए कि चुनावी बजट रहेगा, या फिर जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि बहुत आसान होता है कि आप कह देते हैं कि 1 लाख नौकरियों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उसका प्रोसेस हम देखते हैं कि कितना परेशान होना पड़ता है, फिर युवाओं को उनको नौकरी तो मिल नहीं पाती है। तो सिर्फ आंकड़ों का माया जाल ना रहे, धरातल में भी तस्वीर तो दिखनी चाहिए ना निमिषा जी। देखिए धरातल पे कांग्रेस के चश्मे से नजर नहीं आएगी। उन युवाओं को देखिए जिनके सपने पूरे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करते ही कहा था आप मेहनत करिए, भर्ती प्रक्रिया जो होगी उसमें एक पेपर लीक नहीं होगा, और अपनी बात पे खरे उतरे हैं वो। आप देखिए कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के शासन काल में शिक्षा संकुल से लेकर के आरपीएससी तक कलंकित हुई थी। शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है उसे कांग्रेस ने कलंकित किया था, और आज राजस्थान के युवाओं को सपने साकार हो रहा है। निजी क्षेत्र के भी द्वार खुले हैं और एक जिला एक उत्पाद से राजस्थान को ग्लोबल विलेज की ओर ले जाने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नए द्वार खोले हैं। आप देखिए राजस्थान में जब आईफा का आयोजन हुआ तब कांग्रेस कहती थी क्या है ये पैसों का वेस्टेज है, और अब आप देखिए टूरिज्म के नए आंकड़े, ऐतिहासिक आंकड़े राजस्थान ने रचे हैं। तो पर्यटन का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, किसानों की सम्मान निधि की क्योंकि बात, जाहिर तौर पर अब से कुछ ही देर में बजट भी पेश होने वाला है। सिर्फ 54 मिनट बचे, 54 मिनट काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 54 मिनट बाद वित्त मंत्री यहाँ पर बजट पेश करेंगे। भजनलाल सरकार का तीसरा बजट दिया कुमारी पेश करने वाली है। निमिषा जी, यहाँ पर आपने टूरिज्म की बात की, धार्मिक पर्यटन पर खास फोकस आपकी मौजूदा सरकार का रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हमारे संवाददाता अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे, जैसे ब्लू सिटी है, पिंक सिटी है, तो वहां पर या फिर आप कह लीजिए कि उदयपुर में गए तो उनका कहना था कि नाइट टूरिज्म की बात होती रही है लेकिन हमने अभी तक कुछ खास देखा नहीं है। दूसरा उनका कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस होना चाहिए, यहां तो हम टूटी सड़कों से ही परेशान है। क्या ये सब चीजें आज हल होने वाली है बजट में निमिषा जी? देखिए निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार जो है, मौजूदा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टेक्निकल हब भी राजस्थान को बनाने जा रही है। तो आप देखिए पहली बार दो वर्षों में टेक फेस्ट भी आयोजित किए गए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, बिजली, जल के साथ में हर व्यक्ति तक सरकार की पहुंच हो, उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। आगामी समय में आप देखिएगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, और एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से हमारे जिले की जो भी प्रोडक्शन है उनकी सप्लाई चेन स्मूथ होगी। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार अब आने वाले समय में एआई को देखते हुए, डिजिटल इंट्रोस्पेक्ट करते हुए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। और ये बजट भी, तीसरा बजट भी हमारे 2 बजट की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। कांग्रेस के दिए हुए अर्थव्यवस्था के गहरे खड्डों को पिछले 2 बजट में बढ़ा गया है, और आज जो तीसरा बजट आने वाला है उसमें आप देखिएगा कि एक नया पौधा अग्रणी राजस्थान की ओर ले जाने वाला होगा, और ये बजट भी पूरे निमिषा जी, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वाकई अग्रणी राजस्थान
कि जैसा वाकई ये बजट देखने को मिले। मेघा जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप बतौर अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ी हैं। तीसरा बजट पेश किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी? सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पर इस बार कहा जा रहा है, लेकिन कई बार इस तरह की खबरें आती हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं, डॉक्टर्स नहीं रहते हैं वहां पर, ऐलान तो कर दिए जाते हैं कितने पदों पर भर्ती और अभी होगी। एक बड़ा गड़बड़ झाला भी हाँ, सामने आया है, बिल्कुल। जो कि स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी पोल भी खोलता है। हाँ। 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। राइजिंग राजस्थान हमने देखा, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस पर बड़ा प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया। प्रवासी राजस्थान दिवस भी एक बड़े लेवल पर यहाँ पर बनाने की घोषणा की गई। क्या ये काफी है इन्वेस्टमेंट के लिए, और कुछ भी आपको उम्मीद है कि बजट में इस बार रहने वाला है? देखिए, इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ओनली एमओयूज करने से धरातल पे नहीं उतरता है, इनको हमें ग्रांट्स और सब्सिडी देनी पड़ती है। जैसे हमारी एक योजना है लखपति दीदी योजना, जहाँ पे हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाते हैं, तो उसको ही और आगे कंटिन्यू करते हुए इनको कहीं ना कहीं दूसरी योजनाओं के साथ एसोसिएट करना होगा, जिससे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ सके। क्योंकि जब भी हम देखते हैं व्यवसायिक वर्ग का नाम देखा जाता है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का योगदान अर्थव्यवस्था के अंदर इतना नहीं आता, जो लगभग 8 से 10% तक होकर सीमित हो जाता है। तो इसको अभी बढ़ाने के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को उनको बढ़ावा देना होगा कि अगर किसी कंपनी के अंदर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का योगदान 33 या उससे ज्यादा है, तो उससे रिलेटेड लोगों को लोन में रियायतें देनी होगी, उनको प्रमोट करना होगा जिससे वो लोन ले सके। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं मैम। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब तक हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर, देन सिक्योरिटी, ये 4 बेसिक मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। अगर शिक्षा की बात करें तो क्या हमारे अभी उनके बजट का इतना परसेंटेज शिक्षा के ऊपर नहीं जाता, जो जा भी रहा है तो क्या वो अंत्योदय, जो भाजपा सरकार का एक मिशन है कि अंत्योदय, जो लास्ट पंक्ति में जो लास्ट इंसान खड़ा है उस तक उसका बेनिफिट जी। पहुंचना चाहिए। तो शिक्षा के लिए इनको जो अपने टेक्निकल फ्रेमवर्क है, जैसे मैम अभी बता रहे थे कि एआई की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको आज ही अपने शिक्षा के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। अपने जो हम स्कूलों में जो भी हमारा सिलेबस दे रहे हैं उसके अंदर एआई को आज से इंक्लूड करके और बढ़ावा देना चाहिए। सेकेंडली आता है स्वास्थ्य के ऊपर। आज स्वास्थ्य के अंदर हमारे पास कितने एम्स हैं राजस्थान के अंदर, और क्या हम स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री में दे पा रहे हैं? आज भी अगर हमें कोई इलाज करवाने जाना पड़ता है तो प्राइवेट अगर किसी को इलाज करवाना है तो लोन लेकर इलाज करवाने की नौबत आ चुकी है। तो हमारे जो हम इस बार बजट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि हमें स्वास्थ्य बजट जो अभी तक 3 to 4% रहा करता था उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, उसका कैपेक्स थोड़ा सा बढ़ाकर और नए चिकित्सालयों में उसका योगदान दिया जाए, जिससे कि है ना नई भर्तियां हो सके और उस तरीके से, और एंड टू एंड राजस्थान में ऐसा नहीं है कि जो टियर 1 और टियर 2 सिटी है वहीं तक इसका लाभ पहुंचे, एंड तक जहाँ पे हमारे ग्रामीण है, जहाँ पे हमारे कंप्लीट बिल्कुल, चूंकि दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती भी है और अंत्योदय उन्हीं का नारा था, और उनके जो नारे में, उनके उद्देश्य में गांव बसता था। तो यही सरकार का अब देखना होगा बजट में क्या फोकस रहता है, किस तरीके से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर रहेगा। हालांकि गांव की सरकार जल्द बननी है, तो माना जा रहा है कि कोई बड़े ऐलान गेम